जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एक ऐसी एनर्जी होती है बॉडी की, जैसे कोई सभी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हाइट पे रखा हुआ है। तो जो ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा हाइट पे होता है उसके अंदर उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, उसके अंदर कितनी क्षमता हो रही है, ठीक है। अब देखो पानी जो कि एक बहुत ही हाइट पे रखा जाता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, और पानी जब हाइट पे रखते हैं मतलब डैम के अंदर होता है बहुत ज़्यादा, तो उसको छोड़ते हैं, फिर वो नीचे आता है, फिर वो टरबाइन को रोटेट करता है, उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और आपको पता है कि वाटर एक बहुत ही हाइट पे रखा हुआ है, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी हमने बनाई और उसको चेंज कर दिया इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन या फिर उसके शेप के अंदर चेंज की वजह से होती है, उसे पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि बेंट स्ट्रिंग ऑफ अ बो, आप तीर धनुष देखा होगा जिसको कि इसके अंदर ऐसे क्या करते हैं, स्ट्रिंग को ऐसे पीछे की तरफ खींचते हैं उस तीर को चलाने के लिए। तो जितना ज्यादा शेप का डिफॉर्मेशन होगा, हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं, उसकी क्षमता बढ़ा रहे हैं, उससे मान लेते हैं ऐसे एरो की, ठीक है। तो जितना उसको पुल करेंगे उतना ज्यादा उस शेप डिफॉर्म हो रहा है, शेप डिफॉर्म हो रहा है, उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर बन रही है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी तीन चीजों पर डिपेंड करती है, पहले आपकी मास पे, जिसका मास जितना ज्यादा होगा उसके अंदर उतनी ज्यादा होगी, और जिस ऑब्जेक्ट की हाइट जितनी ज्यादा ऊपर रखी होगी उतना ज्यादा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। तीसरा है कि आपका अब जितना ज्यादा किसी भी चेंज को मतलब शेप को क्या करेंगे, डिफॉर्म करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, उसके अंदर उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। फॉर्मूले की बात करें तो एम इंटू जी इंटू एच होता है, जहाँ पे एम आपका मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, एच आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। अब एक लड़की यहाँ पे साक्षी जो कि क्या करती है, सीढ़ियाँ चढ़ती है एक बिल्डिंग की जो कि 8 मीटर अबव है, 8 मीटर अबव मतलब 8 मीटर की हाइट होगी, और मास कितना दे रखा है, मास उसका 40 kg दे रखा है। यहाँ पे जी स्पेशली बोला गया है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करना है कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 4 × 32 यानी कि 3200 जूल आ जाएगा आपका, ठीक है। इसे याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी की एसिड क्या होती है, इसकी एसिड होती है जूल। देखो अब अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है जिसमें कि पूछ रहा है कि डिस्टेंस आपका जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के बीच में होता है उसे हम क्या बोलते हैं। डिस्टेंस किसके अंदर काउंट होता है आपका, लेंथ की बात करें, लेंथ किस में होता है, वेवलेंथ के अंदर, तो वेवलेंथ से आंसर हो जाएगा। रेट ऑफ वेपोरेशन किसके साथ इंक्रीज नहीं होता है, तो सरफेस एरिया, टेम्परेचर, विंड स्पीड के साथ इंक्रीज होता है, लेकिन ह्यूमिडिटी के साथ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स रिलेशन होता है ह्यूमिडिटी के साथ में, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। एक गाड़ी के अंदर कोई सा भी डिस्टेंस टोटल कितना कवर किया गया उसको कैसे पता करते हैं, ऑडोमीटर पे देख के पता करते हैं कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। किसने पहली बार जो है लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की थी, तो लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी एंटोनी वान ल्यूनहोक ने, रॉबर्ट हुक ने डेड वाले की थी, याद रखना इस बात को। कैटल फार्मिंग के बेनिफिट क्या होते हैं, कैटल फार्मिंग का मतलब क्या होता है, आप जो गाय वगैरह पालते हैं, गाय बैल वगैरह, ठीक है, तो इसके बाद मिल्क का प्रोडक्शन होता है, आपको दूध मिलता है जो कि आपके न्यूट्रिशियस है। उसके अलावा एग्रीकल्चर में हेल्प होती है, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं कैटल्स का फील्ड को प्लफ करने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डंग एंड बाय प्रोडक्ट्स, गोबर जो बनता है, गोबर जो मिलता है उससे आप आगे फर्दर यूज कर सकते हैं, मैन्योर बना सकते हैं, बायोगैस के अंदर उसका प्रयोग किया जा सकता है। कैटल फार्मिंग जो आपका फूड प्रोडक्शन और साथ साथ फार्मर्स की इनकम को भी बढ़ाने में हेल्प करता है। फोर्स देखो यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा बैलेंस फोर्स, एक होता है अनबैलेंस। बैलेंस कब होता है, एक ऑब्जेक्ट है, इधर से भी फोर्स लगा, इधर से फोर्स लगा, तो ऑब्जेक्ट हमारा हिल नहीं रहा, ऑब्जेक्ट हिल नहीं रहा, इसका मतलब उस पर जो नेट फोर्स लग रहा है आपका, उस पर जो नेट फोर्स लग रहा है आपका वो आपका जीरो लग रहा है, नेट फोर्स कितना लग रहा है, जीरो लग रहा है। और अनबैलेंस में क्या होता है, अनबैलेंस में आपका नेट फोर्स जीरो नहीं होता, यानी एक तरफ का ज्यादा एक तरफ का कम फोर्स आपका हो सकता है। बात करते हैं, मान लो एक कार है, ठीक है, एक कार मूव कर रही है, कार मूव कर रही है एक वेलोसिटी के साथ, किसके साथ, एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। अब वेलोसिटी के अंदर जब चेंज आता है, वेलोसिटी के अंदर जब चेंज आता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे आपका एक्सेलरेशन चेंज होता है, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, रिवीजन भी हो गया साथ में इसका, ठीक है, तो एक्सेलरेशन होता है। अब मान लो अगर इसके ऊपर कोई सा अनबैलेंस फोर्स लगाते, गाड़ी चल रही थी हमने और उसके ऊपर अलग से फोर्स लगा दिया, तो उससे क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो अजर्शन रीजन दे रखा है जिसमें क्या रहेगी, जब नेट फोर्स आपका किसी वजह पर जीरो होता है तब उस पर जब फोर्सेस लग रहे हैं इसका मतलब वो बैलेंस फोर्स कहलाता है, बिल्कुल सही। जब नेट फोर्स आपका जीरो होता है तो बैलेंस फोर्स होता है, अजर्शन आपका पूरा सही है। रीजन में कह रहा है जब अनबैलेंस फोर्सेस लगाते हैं किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उससे क्या होता है, एक्सेलरेशन चेंज आता है, हमने 20 कॉन्सेप्ट समझा तो बिल्कुल चेंज आता है, सही बात है। अजर्शन रीजन दोनों सही है, लेकिन जो रीजन है वो अजर्शन का सही एक्सप्रेशन थोड़ी ना है। इस बात से क्या लेना देना कि उससे मतलब एक्सेलरेशन चेंज आ रहा है तो उसका मतलब नेट फोर्स यहाँ पे जीरो होगा तो बैलेंस होगा, इसका कोई लेना देना नहीं ना, तो रीजन आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एक, बट अजर्शन रीजन अपने आप में दोनों सही है। एक क्वेश्चन यहाँ पे जिसमें कह रहा है कि आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है K2CO3 का और CO2 का। याद रखना जब भी जैसे K2CO3 लिखा है इसका मतलब क्या सिंपल है, आप एक एक एलिमेंट देखो ना, K फॉर पोटेशियम, C फॉर आपका कार्बन, O फॉर ऑक्सीजन, ऐसे देखो। अब उसके आगे जो नंबर लिखा है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, जैसे K2 लिखा है यानी कि 2 टाइम्स ऑफ K कर दो, C तो कार्बन का कार्बन है, O3 यानी कि 3 टाइम्स ऑफ O कर दो। सबका देखो एटॉमिक मास दे रखा है यहाँ पे, पोटेशियम का 39, कार्बन का 12 दे रखा है, उसमें 16 दे रखा है, वैसे हमें याद भी रहना चाहिए खुद से, अगर नहीं भी दे रखा हो जब भी हम करवा रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पुट कर दोगे इस फॉर्मूले के अंदर, इसको सॉल्व करोगे सिंपली आपका 138 एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा, ठीक है, एक यूनिफाइड एटॉमिक मास आ जाएगा, ठीक है, जिसको कि आप सिंपली हम यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें पता होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें CO2 के अंदर देखो 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 इंटू 16 करेंगे 32, 32 से 12 44 आ जाएगा। हमें सारे एटॉमिक मास याद होना चाहिए, हाइड्रोजन का एक होता है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 है, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40, सल्फर का 32, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे याद होने चाहिए। मैं बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको नहीं दे रखा होगा, फिर आपको दर्द होगा अगर आपको याद नहीं होगा ये, तो ठीक है, तो याद होना चाहिए।
क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है पानी जो स्टोर होता है एक डैम के अंदर, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है? उसकी पोजीशन की वजह से। ठीक है, बाकी 3 रीजन का लेने देने याद रखना। पोटेंशियल एनर्जी के फैक्टर कई बार पूछ लेता है तो उसका पोजीशन हो गया, मास हो गया और शेप चेंज होता है, आपको याद होना चाहिए अच्छे से। अगला क्वेश्चन है वर्क डन जो है किस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक है, एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा का मतलब है कि फोर्स भी होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट भी होगा और कुछ एंगल भी लगेगा। तो डिस्प्लेसमेंट भी सही है, कुछ एंगल भी होगा, कुछ फोर्स भी लगेगा, पर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाना चाहिए। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करने टिश्यूज कौन कौन से लग रहे हैं यहाँ पे। जो इनर लाइनिंग ऑफ माउथ के अंदर होते हैं वो आपके स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। वो टिश्यू जो कि मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं, तो मसल को बोन से कनेक्ट करने का काम करते हैं आपके टेंडन्स। और वो मतलब वो टिश्यू जो कि फूड को ट्रांसलोकेट करता है, तो फूड को ले जाने का काम करता है फेलम। फेलम से फूड हमें याद रखना है। यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें तो ये कहता है हमसे कोई से भी 2 ऑब्जेक्ट हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं इस दुनिया के अंदर। कैसे अट्रैक्ट करते हैं कि उनके जो मासेस होते हैं आपस में बराबर, मतलब उसको मल्टीप्लाई कर दो मासेस को, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका जो स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो पूरा फोर्स होता है। ठीक है, इन दोनों का आप कंबाइन करके क्या ये फॉर्मूला बनाते हैं, एफ इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम वन इंटू एम टू इंटू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल जी आपका एक्सप्रेशन टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू में 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। ठीक है, जहाँ पे पता है ये क्या यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू पूरी संसार में चेंज नहीं होती, सेम रहती है। ठीक है, इस बात को हमें अच्छे से याद रखना है। इसका ये डायग्राम भी है, आप इसको भी एक बार रिकॉल कर सकते हैं। अगला यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है? तो पहले मैं आपको ये वीडियो चला के दिखा देता हूँ जिससे कि आपको एक जो है आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। पानी में इतने बड़े बड़े शिप्स जो हैं वो डूबते क्यों नहीं है? कोई सा भी ऑब्जेक्ट जब पानी के अंदर डाला जाता है तो वो कुछ पानी को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है। तो जितना पानी का वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है उतना ही पानी जो है उसके ऊपर फोर्स लगाता है। इस फोर्स को बायंड फोर्स कहते हैं। ये पानी डिस्प्लेस और फोर्स लगने वाली बात जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर कही गई है। कोई सा भी ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा एरिया कवर करेगा पानी के अंदर, पानी हमारा उतना ही ज्यादा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा। इसलिए ये शिप्स साइज में इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी होती है फिर भी डूबती नहीं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एप्लीकेशन बायंड फोर्स के ऊपर आता है। इसका फॉर्मूला होता है रो इंटू वी इंटू जी। यहाँ पे रो जो है वो हमारे पानी की डेंसिटी है, वी हमारा वो पानी का वॉल्यूम है जो कि डिस्प्लेस हुआ है, जी हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी से ज्यादा है तो वो डूब जाएगा, अगर डेंसिटी पानी से कम है तो वो तैरेगा। डेंसिटी का मतलब होता है किसी एक जगह के अंदर कितनी चीज फिल हो रखी है। तो ठीक है, यही हमारा वीडियो था। इस समय समझ में आ गया होगा कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। यार कोई से भी ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा फ्लूइड को डिस्प्लेस करता है उतना ही आपका उस पर क्या लग जाता है, एक अपवर्ड फोर्स लगता है जिसको कि बाइंड फोर्स बोलते हैं। इसका फॉर्मूला आता है रो इंटू वी इंटू जी, जहाँ पर रो आपकी डेंसिटी होती है, वी आपका ठीक है। मैंने सब डिस्कस कर लिया, इसको हटाते हैं। देखो हमें इसकी एप्लीकेशन याद रखनी है। एप्लीकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट इससे पूछा जाता है। तो एप्लीकेशन क्या क्या होती है? देखो फ्लोटिंग ऑफ शिप्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोमीटर बनाने के लिए। हाइड्रोमीटर क्या होता है? आपका जो लिक्विड की डेंसिटी मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है हाइड्रोमीटर। सबमरीन्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे जिसमें कह रहा है कि आयरन नेल जो होती है वो पानी के अंदर डूब जाती है लेकिन कॉर्क जो फ्लोट करता रहता है। जो आयरन नेल होता है उसकी जो डेंसिटी ज़्यादा है, पानी से ज़्यादा डेंसिटी होती है इसलिए पानी में डूब जाता है, और कॉर्क की जो डेंसिटी पानी से कम होती है इसलिए पानी पे तैरता है। बिल्कुल सिंपल है ये। पानी में इतने बड़े। अब देखो अगला यहाँ पे क्वेश्चन जिसपे कह रहा है आइसोटोप्स और आपको आइसोबार्स के बीच का डिफरेंस बताना है। तो आइसोटोप जो होते हैं और आइसोबार जो होते हैं, आइसो मतलब सेम होता है, ठीक है, जिनका कि सेम एटॉमिक नंबर होता है, अलग अलग मास नंबर होता है, उससे हम आइसोटोप बोलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सिमिलर होती है जैसे कि कार्बन 12 और कार्बन 14 हो गया। आइसोबार की बात करें, बार से हमें याद रखना मास, यानी कि जिनका कि सेम मास नंबर होता है और अलग अलग एटॉमिक नंबर्स होते हैं उससे हम आइसोबार्स बोलते हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो डिफरेंट होती है, एग्जाम्पल के लिए आर्गन 14 और कैल्शियम 40 होगा। आर्गन कैल्शियम का आपस में कोई लेना है नहीं, बहुत अलग अलग एग्जाम्पल से भी याद रखोगे तो इजीली लिख पाओगे एग्जाम के अंदर। आइसोटोप की एप्लीकेशन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर देखने को मिल चुका है। मेडिकल यूज की बात करें तो मेडिकल यूज ही आपसे एग्जाम में पूछता है कई बार। जहाँ पे आयोडीन 131 जो होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप थायराइड की डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए। कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल होता है कैंसर के पेशेंट्स के लिए यूज होता है, जहाँ पे रेडियोथेरेपी की मदद से कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। साइंटिफिक इस्तेमाल की बात करें तो कार्बन 14 जो है वो कार्बन डेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब क्या, कोई सा भी फॉसिल वो कितने साल पुराना है ये हम पता कर सकते हैं कार्बन डेटिंग की मदद से, और उसके लिए इस्तेमाल करते हैं कार्बन 14 का। यूरेनियम 235 यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है यूरेनियम का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जहाँ पे कह रहा है फंक्शन यूनिट बतानी है आपको नर्वस सिस्टम की और इसका लेवल डायग्राम बनाना है। देखो फंक्शन जो यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की उसे हम नर्व सेल या फिर न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। और इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डायग्राम जो इसके एक बार समझ लेते हैं फटाफट से डायग्राम में क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए पहले डेंड्राइट्स, ठीक है, डेंड्राइट्स का काम क्या होता है? डेंड्राइट्स आपके जो है सिग्नल को रिसीव करते हैं। ये क्या करते हैं? आपके सिग्नल को रिसीव करते हैं मैसेजेस को। फिर ये एक्सन दिख रहा है, ये पूरा ये एक्सन होता है, ठीक है, एक्सन होता है, और यहाँ पे एक्सन का टर्मिनल है, यानी कि एक्सन यहाँ पे आके ऐसे खत्म हो रहा है एंड में,
ठीक है, इसे हम नर्व एंडिंग भी बोलते हैं क्योंकि नर्व की यहाँ पे एंडिंग हो रही है। अब जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के फॉर्म में जितना भी आपका सिग्नल रिसीव हुआ था वो आपके सेल्स के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर पहुंचता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है बस। उसके अलावा ये जो आपका जो लास्ट में एंडिंग है यहाँ से मतलब पहुंच जाता है एंड तक। अब ये होता किसी नर्वस टिश्यू, देखो आप कोई सा भी मतलब आप कोई सा भी स्टिमुलस का मतलब होता है कि कुछ भी हो सकता है, टच वगैरह आप जो फील वगैरह करते हैं, आपका उस रिस्पॉन्स लेंगे उस चीज़ का और रिस्पॉन्ड करेंगे, ये वाला काम पूरा नर्वस टिश्यू आपका हेल्प करता है, जिसके अंदर आपका ये नर्वस सेल सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा सोमासाइटोन, ये सोमासाइटोन का मतलब ये जो सेल बॉडी जिसके अंदर आपका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पाया जाता है। उसके अलावा साइनैप्स होता है कि मतलब दो अलग अलग न्यूरॉन, एक न्यूरॉन ये है, ऐसे एक और न्यूरॉन होगा, उनके बीच में जो मतलब जगह होगी उसे हम साइनैप्स बोलते हैं। सिंपल है बिल्कुल, इतना याद रखना, डायग्राम अच्छे से याद कर लो, इसकी लेबलिंग अच्छे से याद रखना, और क्या काम करता है ये अपनी हमारी बॉडी के अंदर सिग्नल्स को रिसीव करने में हेल्प करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला कॉन्सेप्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होती है, देखो हमारी अर्थ जो है वो इस शेप की है, थोड़ी चिपटी हुई है, तो सेंटर से क्या होता है आपका ये यहाँ पे ये इक्वेटर होता है। ठीक है, और ऊपर क्या होता है यहाँ पे पोल्स होते हैं, यहाँ भी पोल्स होते हैं। आप देखोगे यहाँ पे कि पोल से लेके जो सेंटर तक का डिस्टेंस है वो कम डिस्टेंस है, पर इक्वेटर से ज़्यादा डिस्टेंस है। अब एक बार बताओ, हमारी जो जी है एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी यानी अर्थ की जो ग्रेविटी है वो जितना पास आएगी उतना ही ज़्यादा खींचेगी ना ऑब्जेक्ट को, जितना ऑब्जेक्ट उसके पास होगा उतना ज़्यादा खींच पाएगी। तो पोल पे हम लोग ज़्यादा पास रहेंगे, पोल पे ज़्यादा पास रहेंगे यानी कि मैक्सिमम वैल्यू लगेगी जी की यहाँ पे। तो याद रखना जी की वैल्यू हमारी मैक्सिमम होती है पोल्स पे, और क्योंकि इक्वेटर से डिस्टेंस हमारा ज़्यादा होता है तो यहाँ इक्वेटर से आपकी जी की वैल्यू मिनिमम होती है। वैल्यू भी लिख रखी है 9.78 9.83, वैल्यू इतनी कंपलसरी है, बस इतना याद रखना है हमें कि ऐसा ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, जब ग्रेविटेशन पुल की वजह से कोई सा भी ऑब्जेक्ट जो है मतलब यहाँ पे रहता है अर्थ पे या उसकी वजह से मूव करता है, इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे इसका रिलेशन होता है कैपिटल जी के साथ, जहाँ पे आपका ये जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, एम आपका मास ऑफ अर्थ होता है और यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ होता है। देखो एक फ्री फॉल की कंडीशन होती है, फ्री फॉल कंडीशन मतलब कोई सा भी ऑब्जेक्ट जब गिरता है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिर रहा है, सिर्फ ग्रेविटी की वजह से गिरा और किसी और चीज़ की वजह से नहीं गिर रहा होता, उसे हम फ्री फॉल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है उसकी जगह पे हम एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी लिख देते हैं, एक ही जगह जी लिख देते हैं, सिंपल है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है वहाँ पे एक ही जगह आप जी डाल देंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे जहाँ पे कह रहा है अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होती है, और दो एनिमल्स बताओ जो कि अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होती है, देखो ह्यूमंस की रेंज कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। जो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की साउंड होती है उसे अल्ट्रासोनिक, जो 20 हर्ट्ज से नीचे की होती है उसे इंफ्रासोनिक बोलते हैं। अब इसके अंदर कम्युनिकेट कौन कौन कर सकते हैं, तो अल्ट्रासोनिक का प्रयोग करते हैं चमगादड़ और डॉल्फिन, और इंफ्रासोनिक का प्रयोग करते हैं एलिफेंट और व्हेल्स। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। सुपरसोनिक की बात करें तो सुपरसोनिक का मतलब होता है कोई सा भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट मान लो जिसकी की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ साउंड से भी ज़्यादा तेज हो। अब साउंड की स्पीड होती है 344 मीटर पर सेकंड, यानी इससे भी ज़्यादा तेज कोई चीज़ है तो उसे सुपरसोनिक बोलते हैं। जैसे कि फाइटर जेट्स वगैरह होगा, उनकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है, एग्रेसिव स्पीड होती है। ठीक है, तो इसे हम सुपरसोनिक बोलेंगे। टोन क्या होता है, टोन होता है जब एक कोई सी भी साउंड एक ही फ्रीक्वेंसी के ऊपर आती है उसे टोन बोलते हैं। नोट होता है जब आपकी साउंड आपकी मिक्स फ्रीक्वेंसीज की आती है। ठीक है, देखो यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा काइनेटिक एनर्जी का। उससे पहले मैकेनिकल एनर्जी समझ लेते हैं। मैकेनिकल एनर्जी होती है जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को कंसीडर करके जो एनर्जी बोलते हैं उसे मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, बस सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी होती है एक ऐसी एनर्जी किसी भी बॉडी के अंदर जो कि उसके मोशन की वजह से कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी पाई जाएगी। इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एम वी स्क्वायर होता है। वी आपकी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। बस इतना याद रखो। ठीक है, अब मान लो इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में कह रहा था ऑब्जेक्ट का मास दे रखा था आपको 15 kg दे रखा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे रखी है उसकी कितनी दे रखी है 4 मीटर पर सेकंड, यानी ये आपकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। फॉर्मूला पुट कर दोगे ना हाफ इंटू एम वी स्क्वायर और सॉल्व करके निकाल लोगे। याद रखना इसकी काइनेटिक एनर्जी, देखो एनर्जी की जो यूनिट होती है ना जूल होती है। ठीक है, तो कोई सी भी एनर्जी निकालोगे उसमें जूल लगाओगे लास्ट में, बस इतना याद रखना है। इसका एग्जांपल याद रखना काइनेटिक एनर्जी के, जैसे क्या हो जाएंगे, एयर होगी, हवा होगी, आपकी मूविंग कार होगी, कोई दौड़ता हुआ हो गया। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की बात कर लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट आपको जो है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा हो उसे यूनिफॉर्म बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म होता है जब ऑब्जेक्ट आपका, ठीक है, डायरेक्शन जो चेंज कर रहा हो बार बार ओवर दैट टाइम। ठीक है, अब जैसे कि एक कार है वो कभी डाउन कर रही है अपनी स्पीड को, कभी स्पीड तेज कर रही है, ठीक है, या टर्न्स वगैरह ले रही है ड्राइविंग के टाइम में, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर चल रही है। स्ट्रेट रोड पे जो चल रही है वो यूनिफॉर्म में चल रही है। सर्कुलर मोशन की बात करें तो सर्कुलर मोशन इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें कि देखो पूरा सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, 2πr होता है, यानी कि आपका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम तो टाइम ही लगेगा ना। अब आपको पता है डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है आपका। अब यहाँ पे इसको वेलोसिटी समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें ना कि डिस्टेंस की, क्योंकि सर्कल के केस में एक पॉइंट से शुरू करते हैं वापस उसी पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस है ही कहाँ, डिस्टेंस तो है ही नहीं, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो समझो किस तरीके से, उससे पहले समझ लो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक आपकी वेक्टर होती है। स्केलर मतलब होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की बात होती है। वेक्टर मतलब होता है इसके अंदर डायरेक्शन भी इंक्लूडेड होती है हमारी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन हमारा वेक्टर के अंदर होता है। वेक्टर के एग्जांपल जैसे कि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन वगैरह। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा फर्क है।
डिस्टेंस क्या होता है, मान लो ए पॉइंट है बी पॉइंट है, डिस्टेंस होता है हमने पूरा रास्ता कवर करके हम कैसे वहां तक पहुंचे, और आपका डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, ए से बी डायरेक्ट पहुंच गया, ठीक है। तो डिस्टेंस आपका होता है टोटल पाथ कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट आपका होता है शॉर्टेस्ट पाथ, यूनिट दोनों की सेम होती है मीटर में। डिस्टेंस के अंदर कोई डायरेक्शन के अंदर बात नहीं होती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के अंदर बताते हैं किसकी डायरेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट ने मूव कर रखा है। डिस्टेंस आपकी स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर है। डिस्टेंस आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस आपका हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है, आपका जीरो भी हो सकता है। जीरो कैसे, एक पॉइंट से शुरू किया, वापस घुमा फिरा के उसी पॉइंट पे आ गए, तो हमने डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल पोजीशन क्या होती और फाइनल पोजीशन क्या होती है। पोजीशन देखते हैं, अगर पोजीशन वही की वही है, इसका मतलब कुछ किया ही नहीं, यानी कि जीरो का जीरो रह गया वो, ठीक है। सिंपल है। एक बात याद रखनी है कि आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब भी इक्वल होंगे जब पूरा सीधा रास्ता होगा, मान लो सीधा रास्ता है ए से लेके बी तक, ठीक है। तो इस केस में जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्प्लेसमेंट भी है, यहाँ सिंपल सा केस है बिल्कुल। अब क्वेश्चन दे रखा है जहाँ पे एक सृजा नाम की लड़की जो कि स्टोन को एक स्ट्रिंग से बांधती है, और जब वो उसको मेजर करती है स्ट्रिंग के लेंथ को, तो पता चलता है वो 84 मीटर की स्ट्रिंग है। अब 84 मीटर की स्ट्रिंग से एक स्टोन को बांध देती है और फिर उसको ऐसे सर्कुलर गोल 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 घुमाती है। मजा आ रहा है उसको करने में ऐसा, ठीक है। अब वो क्या करती है, 5 राउंड घुमाती है टोटल, तो बताना कितना डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस देखो मैंने बताया सर्कल के ऊपर यार बाउंड्री निकालनी है, उसका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर। 2 पाई आर सबने मैसेज नहीं पढ़ रखी है, 2 इंटू 22/7 इंटू में 84 कर दोगे, सॉल्व करने पे आपका 5 to 8 आएगा। अब 5 टाइम्स बोला था, 5 राउंड है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो 5 राउंड के लिए, तो 2640 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगले में पूछ रखा था आपसे कि अचानक से उस स्ट्रिंग को छोड़ दिया तो पत्थर किस तरफ जाएगा, ऐसे ऐसे घूम रहा था पत्थर, अचानक से छोड़ दिया। आपको पता है कि वो जो पत्थर है वो हमेशा 90 डिग्री पे जाना चाह रहा है सेंटर से। वीडियो देखो देखते आ रहे हो, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यानी कि टेंजेंशियली मूव करेगा, कैसे मूव कर रहा है जाएगा आपका स्टोन, अचानक से टेंजेंशियली जाएगा। तीसरे ने पूछा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखिए आपको पता है पूरा राउंड घूम रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो ही होगा ना। डिस्प्ले आपका वो स्टोन जो जा कर रहा है उसी में तो घूम रहा है गोल गोल, तो बेचारा की पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा। अगला क्वेश्चन जिसमें कह रहा है एक बॉल है जिसको कि ऊपर की तरफ फेंका एक वेलोसिटी के साथ 49 मीटर पर सेकंड के साथ, तो उसकी जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल रखी है, तो आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी, याद रखना मैक्सिमम हाइट निकालना बहुत आसान है। इसकी शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल याद रखनी है, एच इक्वल टू में यू स्क्वायर बाई टू जी, यू स्क्वायर बाई टू जी अच्छे से याद करके जाओ, आपका बिल्कुल बेनिफिट होगा इसके अंदर। अब वी कहाँ गया, वी को देखो भूल जाओ, क्योंकि जब बॉल सबसे टॉप पॉइंट पे पहुंचेगी एक टॉप हाइट पे, तो उस केस में क्या होगा, बॉल एक टाइम पे थोड़ी सी रुकेगी और फिर दोबारा नीचे आएगी, यानी यहाँ पे जो वी होता है आपका जीरो हो जाता है, ठीक है। सिंपल बिल्कुल वी आपका जीरो हो जाता है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, यू स्क्वायर बाई टू जी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है 49 दे रखी है, यार 49 का स्क्वायर करो, जी की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू जी, 2 इंटू 9.8 करो, इसको सॉल्व करोगे 1 to 2.5 मीटर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है ना, देखो ट्रिक है बिल्कुल, इसको डायरेक्ट अप्लाई करो आपका सिंपल आंसर आ जाएगा। दूसरे में आपको टोटल टाइम पूछा था, टोटल टाइम की भी ट्रिक है क्या, 2u/g कर दो, 2u/g, 2 इंटू में इनिशियल वेलोसिटी 49 डिवाइड बाई जी 9.8, देखो आगे 10 सेकंड आ गया, बहुत सिंपल है, इतना से ही करना है बस, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा था आपको कि आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने थे इसके अंदर, और मतलब सोडियम के अंदर और किसके अंदर, मैग्नीशियम के अंदर बताने, ठीक है। एक सेकंड यार, हाँ देखो आपका देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का तरीका होता है कि आप मास नंबर में से माइनस करते हो एटॉमिक नंबर को, मास नंबर से माइनस करते हो एटॉमिक नंबर को, ठीक है। एटॉमिक नंबर आपका यहाँ नीचे लिखा रहता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर आपको गिवन है, सोडियम का दे रखा है 11, क्वेश्चन में बोल रखा है, और मैग्नीशियम 12 बोल रखा है। तो देखो सोडियम का जो मास नंबर होता है, मैंने बोला था मास याद कर लो, तो सोडियम का मास कितना है 23, अब समझ में आया क्यों बोला था। मैग्नीशियम का कितना है 24, पीछे स्लाइड में याद किया होगा, तो 23 और 24 होता है, ठीक है। तो 23 में से यार इसका एटॉमिक नंबर माइनस करो, एटॉमिक नंबर दे रखा है 11, 23 में से 11 गया 12, 24 में 12 गया 12, तो 12 12 आया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। एक क्वेश्चन में कह रहा है बस से ट्रैवल करती है ए से बी तक, देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, जब बताता हूँ आपको, ए से बी तक कोई बस जाती है, डिस्टेंस बता रखा नहीं बताया, जाते वक्त स्पीड थी 36 किलोमीटर पर आवर, आते वक्त स्पीड थी 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो, अब हमसे बोला है कि एवरेज स्पीड बतानी, बस की एवरेज स्पीड बताने का तरीका बताता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है जब एक कोई सेम डिस्टेंस कवर किया हो, जाना आना कुछ स्पीड से, इसका फॉर्मूला होता है 2ab/a+b, ए और बी क्या आपकी वो अलग अलग स्पीड है जो दे रखी है, तो 2 इंटू में 36 इंटू में 72 कर दो, और नीचे 36 + 72 को ऐड कर दो, तो 108 आ गया। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 से काट लो इसका, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा आपका, और इसको काट लो आप, 9 4 ज़ा 36 और 9 6 ज़ा 54 कर लो, 2 2 ज़ा 4 कर लो, 2 3 ज़ा 6 कर लो, 3 2 ज़ा 6 कर लो, 3 4 ज़ा 12, तो आपका 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4 48 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। अब डिस्टेंस ट्रैवल पूछा गया, डिस्टेंस हमें पता ही नहीं ना कितना किया, तो मान लो जाते वक्त उसने कितना डी डिस्टेंस ट्रैवल किया और आते वक्त भी डी किया होगा, तो डी प्लस डी आपका 2d हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है यार, जहां से गए वापस वहीं आ गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, सिंपल है बिल्कुल। यहाँ पे देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो जब तक स्टेट में रहता है या जब तक मोशन में रहता है, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो जाए। जैसे आप सो रहे हैं तो आप सोती रहेंगे जब तक मम्मी का थप्पड़ ना पड़ जाए, ठीक है। तो इसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम पीछे की तरफ गिरते हैं जब अचानक से गाड़ी के अंदर ब्रेक लगाते हैं,
क्योंकि पता है देखो यार, गाड़ी चल रही थी, गाड़ी जा रही थी आगे की तरफ, तो इस वजह से क्या हुआ, आप भी आगे की तरफ ही जा रहे थे। अब गाड़ी रोकोगे लेकिन आप तो आगे की तरफ ही जा रहे थे ना, आगे या पीछे मतलब जो भी यार, ठीक है, तो मतलब वो आप फॉल करोगे। उसके बाद हम पीछे की तरफ गिरते हैं जब व्हीकल आपका स्टार्ट होता है, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, याद रखना, आपका जो इनर्शिया होता है, इनर्शिया आपको मास पे डिपेंड करता है। मान लो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा भारी है, तो क्या आप उसको इजीली ला सकते हो? नहीं ला सकते अपनी जगह से। इसका मतलब उसका बहुत ज़्यादा मास है तो बहुत ज़्यादा इनर्शिया, उसकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा, टेंडेंसी बहुत ज़्यादा, उसको हटा ही नहीं सकते उस जगह से। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्टे इन रेस्ट और मोशन, इसको याद रखना है, ठीक है। तो आपका मास जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका इनर्शिया होगा। सेकंड लॉ मोशन कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स। देखो यार, जितना ज़्यादा आप अनबैलेंस फोर्स लगाते हो उतना ज़्यादा आपका मोमेंटम क्रिएट होता है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम की यूनिट होती है, मास होता है केजी में और वेलोसिटी होता है सेकंड में, तो यार केजी मीटर पर, सॉरी मीटर पर सेकंड में, यानी कि केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है, याद रखना इस बात को। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि एक छोटी सी बुलेट जब आप चलाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी से जाती है, एक व्यक्ति को किल कर सकती है। सेकंड एग्जांपल हो सकता है एक जो रॉकेट आपका एक्सीलरेट करता है। तीसरा हो सकता है जब क्रिकेटर भाई क्या करता है, मतलब फील्डर जो होता है बॉल को कैच करके हाथों को पीछे लेके जाता है, मोमेंटम को मतलब होल्ड करता है वहाँ पे, ठीक है, तो ये भी आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो सिंपल है, क्या होगा, टू एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बस याद रखना है कि यहाँ पे ये जो चीज़ें होती है, ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होती है, इस बात को जरूर लिखना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे इसके, ठीक है। जैसे एक गन रिकॉइल करता है, मान लो आपने बंदूक लेके चला दी, तो बंदूक गई आगे को, लेकिन आप भी तो पीछे की तरफ मूव कर रहे हो, पर बंदूक और आप तो अलग अलग हो ना, यानी कि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गया? रोइंग बोट जब आप नाव चलाते हो, ठीक है, उसमें भी होता है आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जिससे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमसे क्या कहते हैं कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है। एनर्जी जब एनर्जी देखो ना तो बन सकती है ना तो डिस्ट्रॉय हो सकती है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर वो जा सकती है, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर वो चली जाती है, इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि केमिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है सेल्स के अंदर, ठीक है, जो आपके जो बैटरी में लगाते हैं सेल, है ना, तो केमिकल एनर्जी से आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर चेंज करते हैं। तो इस पर क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, जिसमें क्या रहता है ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम की मदद से समझाओ कि कैसे आपकी एनर्जी जो होती है वो हमेशा कंजर्व रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि हमने एक बॉब यहाँ पे ऐसे लगा दिया एक थ्रेड से। अब देखो वो ऐसे पेंडुलम में ऐसे ऐसे जाएगा, पता है, ठीक है, ये उसकी सेंटर पे पोजीशन होगी, सेंटर पे जब पोजीशन होगी, अब सेंटर पे आ गया, मान लो सेंटर पे आ गया, ठीक है, सेंटर पे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे उसकी कुछ हाइट है ही नहीं, यहाँ पे हाइट नहीं है, तो पोजीशन जो उसकी पोजीशन एनर्जी वो क्या होगी, वो तो जीरो हो जाएगी, इस केस में कुछ भी नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ उसकी काइनेटिक एनर्जी पाई जाएगी, ठीक है। और देखो, और जब यहाँ पे इस वाले केस के अंदर जब यहाँ पे है वो, तो यहाँ पे इसको हम एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, और यहाँ पे भी एक्सट्रीम होती है, ये बीच वाली इसको मीन पोजीशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन, ठीक है। तो एक्सट्रीम पे क्या होगी, एक्सट्रीम पे सिर्फ उसकी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एक पॉइंट पे आके यहाँ रुक जाएगा ना, एक पॉइंट पे आके वो यहाँ पे रुक जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। और यहाँ पे भी सेम वही केस होगा कि आपकी पोटेंशियल सिर्फ एनर्जी होगी, ठीक है। आप ये डायग्राम बनाओगे, ठीक है, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को स्टेट करोगे, आपको इजीली इसमें मार्क्स मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस बात को हमें अच्छे से याद रखना है।